सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में आज मदऊ करने का। और यकीनन के इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं और अब आया शेड्यूल के कल आया, तो सब पार्टीज़ अपने मंशूर पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल है कि ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जब ये वजूद में आई तो इसमें बाकायदा एक पॉलिटिकल विंग था और इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल विंग नहीं था। और उसके अलावा जो बात है बड़ी, उसको बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा देख रही थी। फिर इसके बाद ये हुआ कि जो मेजर पार्टी है उसमें भी ख़वातीन को जगह दी गई और विमेन विंग भी रहा। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, इन तकरीबन 5.5 दहाइयों में पाकिस्तान की औरत मज़ीद सामने आई है, क्योंकि चाहे जर्नल सीट्स पर टिकट देने का मामला हो ऐवान में पहुंचाने के लिए या रिज़र्व सीट, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि उन्होंने ख़वातीन को बहुत सारी जगहें दी। पहली डिप्टी स्पीकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, पहली फुल फ्लैज गवर्नर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी और फिर पहली स्पीकर भी जो है वो पीपल्स पार्टी से हुई। उन्होंने सदर के भी फ़राइज़ अंजाम दिए और इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा की वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ भी खातून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुआ। और हमने हमेशा ख़वातीन के लिए बड़े इनकलाबी इक़दामात किए हैं, चाहे वो ख़वातीन को जो है कोटा दिया गया हो मेरिट में और उसके साथ साथ इक्वल राइट्स भी दिए गए हों। इसके बाद जो है पुलिस स्टेशंस का क़याम और वुमेन बैंक और फिर लेडी हेल्थ वर्कर्स BISP और जो सिंध का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं सक्सेसफुल प्रोग्राम के नाम से। वो पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है जिसको हम पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके अलावा हमारी ज़राअत से वाबस्ता ख़वातीन के लिए एग्री वुमेन कार्ड हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी लेजिस्लेशन की है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट और इसके अलावा हरासमेंट एट वर्क प्लेस। और हमारे पहले भी जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी उसमें बड़ी ख़वातीन के सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए लेजिस्लेशन की गई। तो हम हर तरीक़े से माशी महाज पर भी और कानूनी महाज पर भी अपनी ख़वातीन को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। शुक्र है कि 11 साल के बाद दोबारा कोर्ट को ख्याल आया कि एक रेफरेंस ये भी है, वरना इसके बाद के कितने रेफरेंस सुन लिए गए। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दीवाना है और वो उनके कत्ल को जो है वो अदालती कत्ल समझता है। और जो भी हो फैसला, अब उनके मुखालिफ भी जो हैं वो ये मानते हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे JUI हो, चाहे कोई सी हो, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल गैर आइनी था। और अच्छी बात है कि ये एक दफ़ा साबित हो जाए कि ये अदालती कत्ल था और उनका जुर्म नहीं था। देखिए, किसी इदारे के ऊपर डंडा लेके नहीं चढ़ा जा सकता कि हमारा रेफरेंस सुनो। ये तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है कि वो एक रेफरेंस है उसको सुनते हैं नहीं सुनते, केसेस को किस तरह से चलाते हैं, फैसले किस तरह से करते हैं। तो अब बड़ी बात है, हमें उम्मीद है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कि वो ज़रूर पीपल्स पार्टी के लोगों को ये तसल्ली करवाएंगे कोर्ट से कि वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया है। अहमद रज़ा कसूरी भी अजीब ही किरदार है। ये केस भी किया, उसके बाद पार्टी में शामिल होने की कोशिश भी करते रहे और अब फिर खड़े हो गए। भाई ये तो एक तारीख़ है, इसका कोई वास्ता नहीं है कैंपेन के ऊपर कि इलेक्शन कैंपेन पे इसका असर पड़ेगा, उल्टे हम मसरूफ़ ही हो जाएंगे। लेकिन ये एक तारीख़ है कि जिसमें
जस्टिस मुश्ताक लाहौर हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस अनवार उल हक और बहुत सारे लोग और जस्टिस नसीम हसन शाह ने इसका इकरार भी किया है कि किस तरह से उन पे दबाव था, किस तरह से बेंच कम होती चली गई, 7 हो गए लोग लेकिन उसी तरह रहा, 4 और 3 का, और चौथे ने तो कह दिया मुझ पे दबाव था। तो ये तो सिर्फ एक अब क्रेडिबिलिटी अदालत को अपनी सही करनी है, वरना तो वो जजेस नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा, सिर्फ कसूरी साहब जिंदा हैं और उनके किरदार को सब जानते हैं। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि लोगों को समझ आएगा कि बेनज़ीर भुट्टो के केस को किस तरह चलना चाहिए था, किस तरह से एक निहत्ती लड़की को किस तरह शहीद खातून को शहीद किया गया और कितनी बेदर्दी से उनके केस को जो है वो देखा गया, कितने जजेस बदले गए, कितने लोगों ने जो है इनकार किया, कैसे जाए शहादत धोई गई। ये बहुत सारे ज़ख्म हैं जो पीपल्स पार्टी के सीने पे हैं। इंशाल्लाह इनका बदावा होगा। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार कौन है? जरदारी साहब तो कहते हैं कि वो भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं और खुर्शीद शाह साहब भी। भाई एलिजिबल तो है ना, लेकिन अवाम और वर्कर जो हैं वो बिलावल भुट्टो ही के दीवाने हैं। क्या इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं? जैसा कि जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा ये 8 फरवरी को होंगे। इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर 2 बड़ी जमातें मचा रही हैं कि वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होगी, ये हो रही होगी, तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि उन हलकों में बाद में कर दे, और या ये कि जैसे बेहतर समझा जाए। जरदारी साहब ने साबिक चेयरमैन PTI पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए और कहा कि उन्होंने अफगान शहरियों को वोट रजिस्टर करवाए हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? इसका इकरार खुद किया गया है। रिहेबिलिटेशन के नाम पे अफ़गानिस्तान में जो बंद लोग थे, वहाँ की जेलों में बंद थे, उनको छुड़वाया गया और फिर उनको जो है दोबारा से कौमी धारे में लाया गया। उनमें से बेशतर जो हैं वो PTI के वर्कर हैं, और आपने देखा होगा ज़मान पार्क में उनके नाम पे लिए जा रहे थे। क्या पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों ने इलेक्शन के तनाजुर में दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं, या पार्टी सोलो फ्लाइट लेने के फैसले पर कायम है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ती है और बाद में अवाम जिसको वोट दे के भेजे उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप करती है।